टॉपिक वी वर डिस्कसिंग सॉल्ट्स, राइट? एसिड और बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। टॉपिक हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे उसमें? सॉल्ट्स में हमने कौन कौन से सॉल्ट्स डिस्कस कर लिए थे? कॉमन सॉल्ट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा चल रहा था, बेकिंग सोडा कंप्लीट नहीं हुआ था, जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं। बस अब बात मत कीजिएगा, आप सिर्फ सुनिए और समझिए, और जो मन में डाउट आएगा वो आपके आप क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का और क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का बेसिकली फॉर्मूला क्या था? NaCO3। फिर इसका हमने यूज़ पढ़ा था, इसके यूजेस हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला यूज़ तो ये डिस्कस किया था कि जब NaCO3 यानी बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो वो क्या देता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही थी, ये ब्रेड्स और केक्स को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के काम आती थी, याद आ रहा है? फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो Na2CO3 बना था, इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका? तो ये बिटर होता है, इससे हमारा केक और ब्रेड कैसा हो सकता है? बिटर हो सकता है। इसलिए हम खाली ये नहीं मिक्स कर रहे थे, और भी क्या डालते थे? टार्ट्रिक एसिड। NaCO3 में और क्या पढ़ा था? NaCO3 और टार्ट्रिक एसिड का जो मिक्सचर था उसको क्या बोला जाएगा? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा अगर पूछा है तो सिर्फ NaCO3, बट अगर बेकिंग पाउडर पूछा है तो NaCO3 दैट इज बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, दोनों चीज़ें, ठीक है? ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि भाई ये बेस होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या डाल दिया था इसमें? टार्ट्रिक एसिड, ताकि वो बिटर टेस्ट ना आए, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो कुछ। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। ये इसका पहला यूज़ था, हमने इसको लिख भी लिया। नेक्स्ट सेकेंड यूज़ देखते हैं। बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है? बेकिंग सोडा इज a mild base, it is basic in nature। और बेसिक नेचर होने की वजह से हम इसको एसिडिटी की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या ले लेते हैं? घर पर बेकिंग सोडा रखा होता है, बेकिंग सोडा की फंकी ले लेते हैं, बेकिंग सोडा कंज्यूम कर लेते हैं। तो बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है? और स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है, जिस प्रॉब्लम को आप क्या बोलते हो? एसिडिटी। तो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेकिंग सोडा। तो हम इसको एक दवाई के तौर पे, एक मेडिसिन के तौर पर भी कंज्यूम करते हैं। ये एक्ट करता है एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिड का अपोजिट। एसिड का अपोजिट मतलब इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। जब कभी भी हमारे स्टमक में ओवर ईटिंग की वजह से या किसी भी वजह से एसिड बनने लगता है तो उस एसिड की वजह से हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होती है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम घर पर कौन सी रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज बेकिंग सोडा इज, तो लिखो इसका सेकेंड यूज़। बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा इज basic in nature and that is why baking soda is basic in nature and that is why it is used as an antacid. That is why it is used as an antacid to get relief from acidity problem. फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम। एसिडिटी प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं। तो दिक्कत परेशानी आता है? क्लियर फॉर एवरीवन? इसके अलावा बेकिंग सोडा का एक जगह और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स भी जो आते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। हम कौन से टाइप की बात कर रहे हैं? यहाँ पर सोडा कौन होगा? बेकिंग सोडा। एसिड हम कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए। क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा फॉर्मूला इज NaCO3, एसिड इज HCl। तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से वर्क करते हैं, उनकी फंक्शनिंग ऐसे होती है कि उनके कंटेनर के अंदर बेकिंग सोडा भरा होता है, क्या फिल्ड होता है, और ऊपर एक बोतल में ना एसिड भरा हुआ होता है। एसिड फिल्ड बोतल होती है, कांच की बोतल होती है। जैसे हम उस पर जोर से प्रेशर मार के उसको ओपन करते हैं तो वो बोतल ब्रेक डाउन हो जाती है।
बोतल क्या होती है? बोतल ब्रेक डाउन होगी तो एसिड निकलेगा। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेकिंग सोडा। एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब एसिड जो है वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, ये भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? एक तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, याद करो ये रिएक्शन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें हमने यही पढ़ा था क्या होता है जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है। ये सोडियम क्या है? मेटल, और SCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट। यही रिएक्शन हमने उसमें भी पढ़ी थी। तो एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब होती है तो आपको क्या मिलता है? मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे चेक करते हैं वो भी पढ़ा था। किससे पास कराते हैं उसको? लाइम वाटर से पास कराते हैं। और लाइम वाटर कैसा हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। तो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं साथ साथ, और इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हवा में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है, मेटल सॉल्ट, साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है आपको बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। जब कहीं पर फायर लगी होती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को उसके ऊपर एम करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो उसको क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। फायर को क्या करती है? जब फायर कवर हो जाती है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बन जाती है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता। कौन सी गैस अंदर नहीं जाती? और ऑक्सीजन ही तो सपोर्टर ऑफ फायर थी, ऑक्सीजन की वजह से तो आग जल रही थी, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो वहाँ पर फायर जो है वो अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे काम करते हैं? बेसिकली बेकिंग सोडा उसमें पहले से कंटेनर में होता है, एसिड एक बोतल में होता है। जैसे आप उसको यूज़ करते हो वो बोतल टूट जाती है और वो सारा एसिड बेकिंग सोडा में मिक्स होने लगता है। जैसे ही वो बेकिंग सोडा में मिक्स होगा, एसिड और मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनाएंगे? दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल फॉर्म अ ब्लैंकेट ओवर द फायर। वो फायर के ऊपर क्या बना लेगा? एक ब्लैंकेट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई विल बी कट, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से कट हो जाएगी एंड द फायर विल एक्सटिंग्विश। जो फायर लगी हुई थी वो बुझ जाएगी। क्लियर? तो लिखो थर्ड पॉइंट डालकर, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज एज, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज एज soda acid type fire extinguishers, soda acid type fire extinguisher, soda acid type fire extinguisher। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे when baking soda reacts with an acid, when baking soda reacts with an acid, comma it will form carbon dioxide gas, it will form carbon dioxide gas which act as a blanket, which act as a blanket over fire, which act as a blanket over fire, जो ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रही है, किसको कवर कर रही है? फायर, ओवर फायर, due to which supply of oxygen will cut off, due to which supply of oxygen will cut off, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी एंड द फायर विल एक्सटिंग्विश, एंड द फायर विल एक्सटिंग्विश। जो फायर है वो क्या कर जाएगी? एक्सटिंग्विश। Am I clear now? ये लिख लो अपने पास। मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको नोट कर लीजिए। So these are some common uses of baking soda। पहला तो था ब्रेड्स और केक्स को सॉफ्ट और फ्लफी बनाना, स्पंजी बनाना। दूसरा था बेसिक होने की वजह से हम इसको एज एन एंटी एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, एसिडिटी में रिलीफ देता है। तीसरा है सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसी का यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज वॉशिंग सोडा। फिर सॉल्ट की हेडिंग बना रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ओके, केमिकल नेम होता है इसका, लिखवाया भी था आपको पहले भी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. Fine. Its chemical formula is Na2CO3.10H2. कॉमन नेम पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. चलो ये सारी चीज़ें तो हमने पता कर ली. इसके बाद क्या पता होना चाहिए? लैब Na2CO3 कहाँ पढ़ा आपने? अभी आज की क्लास में ये पढ़ा था. बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो क्या बनाता है वो? Na2CO3 पढ़ा था ना हमने. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. आज भी हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? Na2CO3. और वॉशिंग सोडा में भी तो हमें यही चाहिए था. क्या चाहिए था? Na2CO3. तो पहले तो हमें बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा Na2CO3 बनाने के लिए. क्या बनाना पड़ेगा? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कैसे बनाते थे उसकी फॉर्मेशन में देखो जल्दी से. लैब फॉर्मेशन बोलो बेकिंग सोडा की. बताओ नहीं आती क्या थी लैब फॉर्मेशन? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन क्या था कार्तिक शर्मा? NaCl प्लस H2O को क्या बोलते थे बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन. अगर मुझे अमोनिकल ब्राइन लिखना है तो इसमें और क्या ऐड करना था? अमोनिया डेट इज. तो ये क्या बन जाता था? अमोनिकल. और इस पर कौन सी गैस पास करना? तब जाकर आपके पास एक तो बेकिंग सोडा बनता था और एक साइड प्रोडक्ट बनता था NH4 अमोनियम क्लोराइड. अभी समझते जाओ जरा बोर्ड पर. ये तो हमें याद है. ये तो हमने यूज़ किया क्या बनाने के लिए? बेकिंग सोडा. क्या बनाने के लिए यूज़ किया है? बेकिंग सोडा. नेक्स्ट इज कि चलो ठीक है बेकिंग सोडा बन गया. अब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं. बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2. ये जो H2O बना ये हीट करने की वजह से इट विल इवेपोरेट. ये वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि आप हीट करें. तो ये जो बनेगा फिर ड्राई स्टेट में बनेगा. Na2CO3 जो बन रहा है वो किसमें बन रहा है? तो आप इसमें ऐड करेंगे वाटर. Na2CO3 में क्या ऐड करेंगे? तो जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये खुद से 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है? 10. तो ये ऑटोमेटिकली इट विल कंबाइन विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट विल फॉर्म Na2CO3.10H2. डॉट. अब ये डॉट क्या है और ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या है इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो बेकिंग सोडा बनाओ. बेकिंग सोडा में आता है बनाना बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओवर अमोनिकल ब्राइन. फिर बेकिंग सोडा को नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? हीट करो. वो आपको देगा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. ये जो Na2CO3 बना है ये ड्राई स्टेट में इसको पानी डालना है इसके अंदर. तो जब आप इसको पानी में ऐड करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ अटैच होता है? एंड इट विल फॉर्म Na2CO3.H2. विच इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग. जो किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा. यहाँ पर Na सोडियम, CO3 इज कार्बोनेट. 10 के लिए आता है डेका और वाटर के लिए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. 10 के लिए डेका और वाटर के लिए हाइड्रेट. तो इसकी लैब प्रिपरेशन है निकालकर ये तीनों रिएक्शंस नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ लीजिए. मैं आपके पास आ जाऊँगा. देखिए बच्चों बोर्ड पर वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है डेट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो सबसे पहले तो हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है. सोडियम कार्बोनेट हमें याद होना चाहिए हम बेकिंग सोडा को हीट करके बना सकते हैं. किसको हीट करके? बेकिंग सोडा को. तो पहले बेकिंग सोडा बनाते हैं. अब बेकिंग सोडा की लैब प्रिपरेशन हमने इससे पहले ही याद की थी. अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पर कौन सी गैस पास कराते हैं? तो उससे बेकिंग सोडा बन जाता है. बेकिंग सोडा बन गया. पहला स्टेप क्लियर हो गया. अब बेकिंग सोडा को हीट करो. तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो आपको क्या देता है? Na2CO3. वही तो हमें चाहिए. वही हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए. साथ में और क्या क्या बनता है? CO2 और ये वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से. तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है ये ड्राई स्टेट में बनता है. तो इसलिए उसमें क्या ऐड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? वाटर.
जब इसको वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिकली कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ अटैच होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, और वो लूजली अटैच होते हैं। लूज अटैचमेंट को हम डॉट की हेल्प से शो करते हैं, किसके हेल्प से, तो यहाँ पर डॉट का मतलब है कि लूजली अटैच्ड। और क्या बना रहा है वो, Na2CO3 डॉट 10H। Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, 10 इज डेका, 10 के लिए क्या आता है डेका, और वाटर के लिए हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या पड़ा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी भी कोई डाउट, नो डाउट। चलो देखो, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हमने पढ़ लिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला पढ़ लिया Na2CO3.10H2। इसकी लैब फॉर्मेशन देख ली। लैब फॉर्मेशन में तीनों रिएक्शंस हमें याद रखनी है। पहली बेकिंग सोडा की थी, फिर बेकिंग सोडा को हीट करने की थी, फिर वाटर ऐड करने की थी, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन यूजेस। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, सोडियम के कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स जो होता है वो एक सोडियम का कंपाउंड होता है, उसको बनाने में भी किसका यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। घर पे भी हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को, कपड़े धोने के लिए, या कोई भी चीज़ साफ़ करनी है तो हम उसमें क्या डालकर साफ़ कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। हार्ड वाटर का मतलब होता है एक्चुअली जो हमारे घर पर पानी आता है, इट कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। बस बात बंद करो, सुनो। जो हमारे घर पर पानी आता है उसमें कौन से आयंस होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, तो वो आयंस का प्रेजेंस होना ज़रूरी रहता है। कई बार क्या होता है, इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कई बार पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस बढ़ जाते हैं। तो जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस बढ़ जाते हैं तो हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। अब ये जो हार्ड वाटर है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस ज़्यादा हैं, जब ये सोप के साथ रिएक्ट करता है तो सोप के क्लिनजिंग एक्शन को कम कर देता है। जो सोप होता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा घर पे भी कि आप सोप को रब किए जा रहे हो, लेकिन उसमें वो झाग नहीं बन रहे जैसे नॉर्मल बनते हैं। किस किस के साथ हुआ ऐसा, हुआ ज़रूर। तो उस टाइम पर आपके घर में कैसा वाटर आ रहा है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मीन्स जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज़्यादा है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस अगर किसी पानी में ज़्यादा होते हैं, देन दैट वाटर विल बी कंसिडर्ड एज हार्ड वाटर। तब हम उस वाटर को क्या कंसिडर करते हैं, ये चीज़ समझ आ रही है। अब ये जो हार्ड वाटर है, ये सोप के साथ रिएक्ट करके उसकी क्लींजिंग एक्शन को क्या कर देता है, कम। तो सोप को झाग बनाने चाहिए थे पानी के साथ रिएक्ट करके, लेकिन वो झाग नहीं बना रहा है, वो अपना क्लींजिंग एक्शन शो नहीं कर रहा है, वो कुछ और सब्सटेंस बना रहा है जिसको हम स्कम बोलते हैं। वो चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नाम वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये समझना है कि हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, which contain large number of magnesium and calcium ion। हार्ड वाटर सोप के क्लींजिंग एक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। वॉशिंग सोडा पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सोप की जगह आप कपड़े धोने के लिए या चीज़ों को वॉश करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वॉशिंग सोडा और डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनके ऊपर हार्ड वाटर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, और सोप पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, इसलिए सोप तो वेस्ट हो जाता है। तो सोप ना यूज़ करके हम वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, ताकि वो हार्डनेस ऑफ वाटर का उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो हार्ड वाटर का मतलब क्या हुआ, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, उसको क्या बोलोगे, हार्ड वाटर, ठीक है। अब हार्ड वाटर क्या करता है, सोप के साथ रिएक्ट करके उसके क्लींजिंग एक्शन को कम कर देता है, लेकिन वॉशिंग सोडा के साथ ऐसा नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ सोप हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ सोप हम क्या यूज़ कर लेते हैं। अभी समझ आ रहा है, किस किस को क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट, दिक्कत, परेशान नो। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा हेडिंग बनाकर अपने पास ये चारों यूजेस लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में POP ब्रैकेट में लिख लें। ये इसका कॉमन नेम होगा, केमिकल नेम, कॉमन नेम। तो लिखो एरो लगाकर, दिस इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट थिंग वी शुड नो इट्स केमिकल नेम is calcium sulfate hemihydrate। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला विल बी CaSO4। हेमी के लिए आता है हाफ, और हाइड्रेट के लिए H2। CaSO4.12H2, CaSO4.12H2। अब
ये तीनों चीज़ें जब हमें पता है, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, तो क्या पता होना चाहिए? तो हेडिंग बनाओ लैब प्रिपरेशन। एक्चुअली में एक सब्सटेंस होता है बच्चों, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, लिखना मत अभी, उससे पहले एक लाइन लिखूंगा। एक सब्सटेंस होता है CaSO4.2H2, क्या है? CaSO4.2H2, इट्स नेम इज जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेनली फाउंड इन पेरिस। कहाँ मिलता है? थोड़ा थोड़ा लिंक आ रहा है पेरिस से, क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं? क्योंकि एक सब्सटेंस जिप्सम से बनता है, और जिप्सम मेनली कहाँ पाया जाता है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2। जब आप इसको हीट करते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बोलो तो कितना? केल्विन में करना सीखा था ना 9th में, 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस भी लिखा आ सकता है, या 373 केल्विन भी आ सकता है, आप भी दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ओके, सो यू आर हीटिंग अ कंपाउंड विच नेम इज जिप्सम, इट इज मेनली फाउंड इन पेरिस। व्हेन यू हीट इट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल बचता है। 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाता है, और इसके पास कितना बचता है? सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, 1.5 अलग हो जाता है, और कितना बचता है? ये जो बना है इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने क्या लिया? जिप्सम का फॉर्मूला कहाँ पाया जाता है? मिला कितने डिग्री पर हीट कर रहे हो? केल्विन में बोले तो 1.5 मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा CaSO4.2। ये किसका फॉर्मूला है? आपने क्या लिया था? जिप्सम का फॉर्मूला मेनली फाउंड इन क्या कर रहे हो इसको? कितने डिग्री सेल्सियस? केल्विन में कितने मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं? कितने बचते हैं? CaSO4.2H2, उसी को क्या बोलते हो? तो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, it is prepared in the lab by heating. It is prepared in the lab by heating gypsum, bracket में लिखना, which is mainly found in Paris. Gypsum which is mainly found in Paris, bracket close, at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius, ब्रैकेट में लिखना, और 373 केल्विन, और 373 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये रिएक्शन लिख लीजिए। इसमें ना काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। हाथ क्या समझ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं, तो इसमें कहा जाता है कि हीट का ध्यान रखना पड़ता है, ना तो हीट कम होनी चाहिए और ना ही अगर हीट कम होगी तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, तो हीट कम होने का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हीट ज़्यादा हो गई 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर आप हीट दे दो, ये बताओ ये कौन है? खास बात तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना होता है पीओपी बनाने के लिए, तो आपको हीट का बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हीट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो 1.5 मॉलिक्यूल की जगह पूरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर आप इसको हीट कर दोगे तो क्या होगा, 1.5 अलग होना चाहिए था, 1.5 की जगह पूरे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही अलग हो जाएंगे। फिर ये पीओपी नहीं बनाएगा, फिर तो ये हार्ड मास एक सब्सटेंस बन जाएगा जिसका फिलहाल हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो लिखो अपने पास क्वेश्चन, वाई हीटिंग शुड बी कंट्रोल्ड, why heating should be controlled while making POP through gypsum, जब हम जिप्सम से क्या बनाते हैं, POP बनाते हैं, तो हमें किसको कंट्रोल करना चाहिए? हीट को कंट्रोल करना चाहिए। लिखो आंसर में,
if heat या ब्रैकेट में लिखो टेम्परेचर ब्रैकेट क्लोज इंक्रीजेस above 100 degree Celsius, increases above 100 degree Celsius while making POP from gypsum, then it will decompose completely, and its two molecule of water detach it, and its two molecule of water detach from it, जो उसके दो molecules of water हैं वो उससे detach हो जाएंगे. detach होना मतलब अलग हो जाना. detach from it and it will form a product which is of no use. ये रिएक्शन का भी है. अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना डॉक्टर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने के लिए, है ना. फ्रैक्चर बोलते हैं ना कि यहाँ पर वो प्लास्टर बन गया है, तो प्लास्टर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है वो हार्ड हो जाता है प्लास्टर. देखा कभी प्लास्टर कितना ज़्यादा हार्ड होता है, उसको वैसे ऐसे हिट करो तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है. वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में, लेकिन जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड. तो इसलिए डॉक्टर्स भी जब अपने पास उसको रखते हैं तो वो उसको सेव करके रखते हैं वाटर, जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं. उसको किस में रखते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो क्या होगा. ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी से होता है, किसका फॉर्मूला है, ये पीओपी आपके पास पाउडर फॉर्म में है. किस फॉर्म में, आपने इसे एक कंटेनर में रख रखा है, किसी बॉक्स में रख रखा है, और उस बॉक्स में आया था पानी. लेट सपोज क्या आया था, पानी. तो ये उस पानी के साथ एकदम से रिएक्ट करता है, 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फिर से जिप्सम, CaSO4.2H. तो ये हार्ड मास जिप्सम बना देता है. इसका फिर से कोई भी यूज़, जो प्लास्टर आपके हाथ पे या पैर पर जब डॉक्टर चढ़ाता है, अल्टीमेटली वो उसको क्या करता है, फिर कटी तो करता है, उसको डस्टबिन में डाल देता है, उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता आगे. तो ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर रखा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गया, उस बॉक्स में मॉइस्चर आ गया, तो वो 1.5 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर से क्या बनाएगा, हार्ड मास जिप्सम. वो रखा ही हार्ड हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा. इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा स्टोर किया जाता है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. किसमें, तो लिखो अपने पास क्वेश्चन, why plaster of Paris is stored in moisture proof container. प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करके रखा जाता है, तो लिखो इसमें, if plaster of Paris comes in contact with moisture, then it will react with water and form hard mass gypsum, which is again of no use. बस इतना रखो, which is of no use. इसका कोई भी यूज नहीं होगा. ये रिएक्शन कॉपी करिए. पीओपी का फॉर्मूला बताओ. CaSO4.2 मतलब हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर. What do you mean by molecule? Molecule is the smallest particle of matter which can exist independently. है
ना। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर किया जाता है, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वैसे तो एटम को बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं, ज़्यादातर केसेस में नहीं करता। फिर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ग्रुप बनाकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम कर भी सकता है और नहीं, मॉलिक्यूल करता ही करता है। यही ध्यान है सभी का क्लास में। एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, मॉलिक्यूल करता ही करता है। तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अगर वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो अगर वो सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसका हाफ कैसे हो रहा है? क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा हूँ? अगर वो सबसे ही छोटा पार्टिकल है फिर उसका हाफ कैसे पॉसिबल है? आप कैसे बोल रहे हो कि उसका हाफ है? ये तो क्वेश्चन बन गया है ना कि भाई हाफ मॉलिक्यूल कैसे हुआ। तो एक्चुअली में हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो दोनों मिलकर एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ अटैच है? तो जब हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो हम बोल देते हैं कि आधा वाटर इसके साथ चला गया और आधा इसके साथ। ये सिर्फ एक बोलने की बात है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझ के चलते हैं मैटर का, तो मॉलिक्यूल को हाफ नहीं किया जा सकता। तो इसका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सिर्फ बोलने की बात है कि हम इसको ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअली में मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता है। एक्चुअली में तो CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, वो वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच थे। CaSO4 के कितने मॉलिक्यूल थे? वो वाटर के कितने मॉलिक्यूल के साथ अटैच थे? तो जब CaSO4 की एक मॉलिक्यूल की बात होती है तो हम बोल देते हैं कि आधा इसके साथ आ गया, आधा इसके साथ आ गया। क्या एक्चुअली में हाफ हाफ हो रहा है? यही ध्यान है सबका? पूरा फोकस यही रखो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ स्ट्रेट एवरीवन। क्वेश्चन क्या था कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो फिर उसका हाफ कैसे हो पा रहा है? तो एक्चुअली में उसका हाफ नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ बोलने की बात है कि हम उसका हाफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं। एक्चुअली में जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम बस ये लिख देते हैं कि भाई एक CaSO4 के पास कितना चला गया? एक CaSO4 के पास कितना चला गया? अभी क्लियर हो रहा है? तो ये सिर्फ हाफ लिखने और कहने की बात है, एक्चुअली में हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता। बताओ किस किसको क्लियर हुई? स्टार डालकर ये एज इट इज नोट कर लो अपने पास ताकि याद रहे। इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स for joining the broken bones. It is used by doctors for joining the broken bones. क्या ये बात सबको क्लियर है कि जब कहीं से हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए डॉक्टर उसको सीधा रखने के लिए कि वो हिले ना पार्ट, उसके ऊपर क्या लगाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाकर लगा देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है। ये किस किस को बात पहले से सबको क्लियर है ना? क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चे ने ऐसा लिखा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दवाई के तौर पे खा लिया जाता है और उससे अंदर जाकर वो बोन अपने आप धीरे धीरे रिपेयर हो जाती है। ऐसा तो किसी को नहीं लगता ना, वो बाहर से लगाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज, टॉयज एंड ऑर्नामेंट्स। It is used for making statues, toys and ornaments. What are ornaments? ज्वेलरी जो होती है, बेसिकली ज्वेलरी, नकली ज्वेलरी जो बनती है उसमें भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पीओपी का यूज़ हो गया। और बताओ और कहाँ सुना है पीओपी का यूज़? सीलिंग्स पर डिज़ाइन बन जाते हैं ना, तो लिखो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिज़ाइंस, सीलिंग डिज़ाइंस। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सीलिंग डिज़ाइंस। सीलिंग के डिज़ाइंस बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और कहाँ यूज़ कर सकते हो? जहाँ पर सरफेस थोड़ी खुरदुरी होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ। ऐसे पीओपी के हमारे पास कई सारे यूज़ हो सकते हैं। मेन यूजेस हमने डिस्कस कर लिए।